जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट और इसमें जो 20 क्वेश्चन हैं जीके के वो और उसके अतिरिक्त जो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाले हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट क्वेश्चन संख्या 21 से। क्वेश्चन संख्या 21 से क्या क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दोस्तों कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो हार्मोन बनाती हैं, और जो हार्मोन नहीं बनाती, जो एंजाइम बनाती हैं वो कौन सी होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि ये सारी कैसी हैं आपकी, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है कौन सी, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है, ये बाह्य बहिस्रावी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। और लार ग्रंथि जो है ये एंजाइम बनाती हैं। कौन सा एंजाइम होता है, तो लार ग्रंथियों के द्वारा दो एंजाइम सबसे फेमस इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम ये लार ग्रंथियों से निकलता है और टाइलिन का ही नाम है एमाइलेज। ठीक है दोस्तों, लार में हमारी लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है और ये एंजाइम जो है ये एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम। दोस्तों यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है तो आपको याद रखना है कि मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो है थायराइड ग्रंथि। मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। और थायराइड को एक नाम और भी दिया गया है, इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है, तो थायराइड ग्रंथि का ही नाम है एडम्स एप्पल। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है, दोनों आंखों के बीच जहाँ पे हम टीका लगाते हैं वहाँ पे होती है पीनियल ग्रंथि, और इसे सीसीटीवी कैमरा ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22। भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A उल्लेख करता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। कितने साल तक के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का। दोस्तों ये जो अनुच्छेद था वो हमारे संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसके लिए जो समिति बनी वो थी तपस मजुमदार समिति। वेरी इंपॉर्टेंट, तपस मजुमदार समिति का संबंध किससे है, तो दोस्तों तपस मजुमदार समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो उनका एक मौलिक अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों। शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये आप याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, तो 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। और शिक्षा जो है ये मूलतः जो था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 23, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी लूट कांड में शामिल नहीं था, ये हमें बताना है। तो कौन सा है, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल। ये जो हैं HRA के मेंबर हैं, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इन्हीं तीनों के द्वारा ये जो तीनों स्वतंत्रता सेनानी हैं ये काकोरी लूट कांड में मतलब इन्वॉल्व थे, लेकिन भगत सिंह इनमें शामिल नहीं थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। दोस्तों मैं बात करूं काकोरी ट्रेन की, तो काकोरी जो जगह है ये लखनऊ के पास एक जगह है। 9 अगस्त 1925 को अंग्रेजों का जो खजाना ट्रेन से जा रहा था उसको लूटा गया, हथियार लूटे गए, और ये लूटा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने, जिसमें अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी ये सारे लोग मतलब इन्वॉल्व थे, लेकिन भगत सिंह इसका हिस्सा नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों। भगत सिंह जो है
इनकी आत्मकथा का नाम है वाई आई एम एथीस्ट। ये बहुत आती है एग्जाम में, वाई आई एम एथीस्ट किसकी आत्मकथा है? भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है वाई आई एम एथीस्ट। और भगत सिंह को 23 साल की आयु में फांसी हुई थी, 23 वर्ष की आयु में फांसी हुई 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा भी बनाई थी, ये भी आप याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा, ये पूछ लेता है एग्जाम में, नौजवान भारत सभा किसने बनाई थी? तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 24, हुएन किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों हुएन चीनी बौद्ध यात्री है और ये भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने भारत आया था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हुएन सांग। और हुएन सांग का एक ग्रंथ भी है सी यू की, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। सी यू की ग्रंथ की रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने, हुएन सांग ने की है, जो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। यहाँ पे लिखा गया आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। दोस्तों ये चंद्रगुप्त सेकंड है, इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली। समुद्रगुप्त लिखा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा है जिसको अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया जाता है, वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन के टाइम में आया था हुएन सांग। दोस्तों हर्षवर्धन जो है ये कौन से वंश का राजा है, ये आप कमेंट में लिख के बताना है, कौन सा वंश इसने स्टार्ट किया था। और हर्षवर्धन जो है इसकी राजधानी थानेश्वर से क्या बनी थी? कन्नौज बनी थी, याद रखना, कन्नौज। हर्षवर्धन के 3 नाटक भी हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, 16 अक्टूबर को ये विभाजन पूरी तरह से लागू हो गया। तो किसने किया था बंगाल का विभाजन? 25 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल विभाजन का सीधा उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रही थी इसको तोड़ना, राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया 1905 में, 16 अक्टूबर 1905, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय है, ये आप याद रखिएगा, 1857 में भारत का पहला वायसराय बना था। और इसके बाद में आपका लॉर्ड कैनिंग वही व्यक्ति है, जब 1857 का संग्राम चल रहा था तो भारत में जो गवर्नर जनरल या वायसराय था वो कौन था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शिवकिला दर्रा ये किस राज्य में है? दोस्तों शिवकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसी दर्रे से जो सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है, तिब्बत से जब ये आती है तो शिवकिला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है। और ये दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है, किन्नौर ज़िला, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सिक्किम का एक दर्रा आप याद रखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में नीति दर्रा है, माना दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, नीति, माना, लिपुलेख दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं? आपके उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो है आपके शिमला में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 27, क्या कहा गया है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? दोस्तों अष्टाध्यायी दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण है, दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों पाणिनि के ऊपर जो भारत सरकार है उसने डाक टिकट भी जारी किया था 2004 में, याद रखिएगा 2004 में डाक टिकट जारी हुआ है पाणिनि के ऊपर। ये हैं दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण लिखने वाले पाणिनि, और उनके ऊपर जारी किया गया 5 रुपये का डाक टिकट। याद रखना 2004 में पाणिनि के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया था। पाणिनि ने दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टाध्यायी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को लौटते हैं। क्वेश्चन संख्या 28, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति ये कहाँ पर हुई थी? तो 28 का सही जवाब होगा आपका 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में जो द्वितीय बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका
वैशाली में, वैशाली जो कि बिहार के पास एक स्थान है। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान जो राजा था वो है आपका कालाशोक। कालाशोक के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और कालाशोक जो है ये कौन से वंश का राजा है? ये शिशुनाग वंश का राजा है, शिशुनाग वंश का राजा है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके टाइम में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली, वैशाली बिहार में है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे सवाकामी, सवाकामी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सवाकामी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 29, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई 10 अप्रैल 1875 को। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में स्थापना की गई थी आर्य समाज की। और ये जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो की थी आपकी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। और आर्य समाज के अनुसार जो ज्ञान का आधार है वो क्या है? वेद है। ज्ञान का आधार किसको माना गया है? वेदों को। और दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? वो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। मूल शंकर याद रखना, मूल शंकर इनका नाम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपसे, मूल शंकर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आर्य समाज इसकी स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1875 में। सही जवाब होगा 29 का ए, 1875। अच्छा, दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1875। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है? भाग 3। सही जवाब होगा आपका भाग 3, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका के संविधान से। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है भाग 4। भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है, याद रखिएगा। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। और भाग 1 में संघ और राज्यों का वर्णन भी मिलता है। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, याद रखिएगा। और भारत में संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में जो पंचायतों को विषय मिले वो कितने हैं? 29 विषय दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक जो वर्णन है वो किसका है? पंचायती राज का वर्णन है। और भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में वैसे पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरुआत हो गई थी पंचायती राज की। अच्छा, भारत में कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है? 3 स्तर की। ऊपर जिला पंचायत होती है आपकी, उसके बाद में ब्लॉक समिति होती है और ग्राम पंचायत होती है। और ये 3 स्तर की व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, याद रखिएगा। इसमें लिखा गया आपका 86वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा बच्चों का मौलिक अधिकार शिक्षा को बनाया गया अनुच्छेद 21 से जोड़कर। 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। और संविधान की प्रस्तावना में हमने एक बार संशोधन किया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी माना जाता है। 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के जो अधिकार है उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कहाँ से ली है हमने? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। अनुच्छेद 368 में लिखा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा।
समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की जो अवधारणा भारतीय संविधान में ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया से हमने एक प्रावधान और लिया अनुच्छेद 108 के तहत, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है संसद की, उसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समवर्ती सूची ये जनसंख्या नियंत्रण इसी में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, अवशिष्ट सूची कहाँ से ली गई? तो दोस्तों याद रखना, अवशिष्ट सूची ली गई है कनाडा से, कनाडा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? मतलब है कि गर्म मरुस्थल कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया और चीन में फैला है, मेनली मंगोलिया में इसका ज़्यादा पार्ट लगता है, हालांकि चीन में भी है। तो गोबी का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे कुछ मरुस्थल लिखे गए हैं, जैसे कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे तकला मकान मरुस्थल बहुत आता है एग्जाम में, तो चीन में मरुस्थल है तकला मकान, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है और ये चिली में है, चिली में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है सहारा। सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों में फैला है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसी में आपको और बता दूं, जो इजराइल देश है, इजराइल का भी एक मरुस्थल है नगेव, नगेब मरुस्थल इजराइल। एक मरुस्थल आपको सऊदी अरब का याद रखना है, अल नफूद। अल नफूद मरुस्थल कहाँ पर है? तो सऊदी अरब का मरुस्थल है अल नफूद, सऊदी अरब, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गोबी का मरुस्थल कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। क्वेश्चन 34, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? दोस्तों सिनकोना की छाल उपयोग में लाई जाती है और इससे एक दवाई बनती है कुनैन, जो कि मलेरिया उपचार की एक औषधि है। कुनैन जो है वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया जो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और मादा एनाफिलीज मच्छर प्रोटोजोआ का संक्रमण फैलाती है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिनकोना का कौन सा भाग? छाल जो है हम प्रयोग करते हैं। सिनकोना सदाबहार पौधा है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मलेरिया दिवस कब होता है? ये कमेंट में बताना है आपको, मलेरिया दिवस कब होता है ये कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 35, क्वेश्चन संख्या 35, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों नीति आयोग का गठन कब किया गया हमें बताना है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2015। दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखिएगा। और ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, भारत सरकार के लिए रणनीतियाँ बनाकर देता है, ये आप याद रखिएगा। और योजना आयोग, योजना आयोग कब बना था? तो योजना आयोग बना था मार्च 1950 में, मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का पीएम होगा। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा इनके बारे में। और अभी के लिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 36, टीएबी का टीका किस रोग से बचाता है? दोस्तों टीएबी बोले तो टाइफाइड, तो टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार, तो मियादी बुखार से बचाता है, मियादी बुखार को ही टाइफाइड कहा जाता है। तो टीएबी का टीका किस रोग में लगता है? मियादी बुखार, मतलब टाइफाइड में। दोस्तों टाइफाइड बुखार, टाइफाइड बुखार जो है ये आप याद रखना एक जीवाणु से होता है और इसको फैलाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये आप याद रखिएगा। ये टाइफाइड बुखार को फैलाने वाला बैक्टीरिया होता है। और टाइफाइड के जांच के लिए एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट है आपका बिडाल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिडाल टेस्ट किस रोग से संबंधित है? तो टाइफाइड में बिडाल टेस्ट किया जाता है। अगला इसमें लिखा गया आपका काली खांसी या डिप्थीरिया, और एक है आपका रोहिणी। एक वैक्सीन होती है डीपीटी की वैक्सीन, इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस में ये लगाई जाती है। टीबी, टीबी के लिए जो वैक्सीन होती है वो होती है आपकी बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट। बैसिलस कॉलमेट यूरिन, ये आप याद रखना। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा 2025 तक, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? दोस्तों गांधी जी की जो
सत्याग्रह की नीति है उसमें सबसे अंतिम स्थान पर हड़ताल को रखा गया है। हड़ताल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो गांधी जी ने सत्याग्रह की मतलब कॉन्सेप्ट को सीखा, सत्याग्रह की अवधारणा को सीखा, वो कहाँ से सीखा था? अफ्रीका से। अफ्रीका में जब ये रहे तो वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह की जो मतलब अवधारणा है उसको देखा, उसको जाना। तो याद रखना गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ से सीखा था? अफ्रीका से सीखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये मैसूर में है, और मैसूर जो है ये कर्नाटक में है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक के बारे में याद रखिएगा, भारत में एक भाषा बोली जाती है तुलु भाषा। तुलु भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर में एक हवाई अड्डा है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। कर्नाटक के कुछ डांस याद रखिएगा। यक्षगान डांस कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। भूता कोला डांस कहाँ किया जाता है? ये कर्नाटक में होता है। ढोलू कुनीथा कहाँ होता है? तो ढोलू कुनीथा भी कर्नाटक का डांस है। बीरागासे भी पूछ सकता है आपसे, बीरागासे ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में बीरागासे हो गया। कुर्गा डांस कहाँ किया जाता है? तो ये भी आपका कर्नाटक में होता है। तो ये काफ़ी फेमस डांस है कर्नाटक के, याद रखिएगा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे चंदन के वन बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, चंदन के वन। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है, ये भी आप याद रखिएगा। और कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा झरना है कुंचिकल, कुंचिकल झरना जो कि बराही नदी पर बना हुआ है, ये भी कर्नाटक में है और ये बहुत फेमस झरना है, कुंचिकल बराही नदी पर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैसूर में एक अनुसंधान केंद्र और है, भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मैसूर में है भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र, मैसूर, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में एक खान याद रखना, कुंद्रेमुखी खान, कुंद्रेमुखी खान। और कुंद्रेमुखी खान क्यों प्रसिद्ध है? ये यहाँ से लोहा निकाला जाता है, लोह अयस्क के लिए फेमस है। और कर्नाटक में एक खान और भी है, कोलार की खान। दोस्तों कोलार की खान जो है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। आपने एक मूवी देखी होगी KGF, तो KGF में जो खान का जिक्र है वो है आपकी कोलार। KGF की फुल फॉर्म ही है कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये गोल्ड के लिए फेमस है। तो सही जवाब होगा इसका कर्नाटक, ऑप्शन ए। अगला है आपका केसर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों केसर प्राप्त किया जाता है, ये फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा भी कहा जाता है, स्टिग्मा से प्राप्त होता है केसर। और केसर जो है मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में एक ही राज्य है जहाँ पे 99% केसर भारत का होता है, और वो है जम्मू कश्मीर। राज्य नहीं एक्चुअल में, अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर मोनोपोली रखता है केसर के उत्पादन में, और जम्मू कश्मीर में केसर के बागानों को करेवास कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, करेवास जो होते हैं वो केसर के बागान होते हैं। तो केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा से। अच्छा, दुनिया में केसर अगर पूछे आपसे तो ईरान में सबसे ज़्यादा केसर होता है, ईरान में सबसे ज़्यादा केसर होता है वर्ल्ड वाइड, और भारत में जम्मू कश्मीर में होता है। अगले प्रश्न की ओर, अंतिम क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों में, लेकिन और भी क्वेश्चन है अभी। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो मतलब संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसके लिए जो कौन सा बाद आया था? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1972, 24 अप्रैल 1972 नहीं 73 को, 1973 को ये मामला सामने आया था। और इसमें 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय दिया कि जो संशोधन है वो संविधान की मूल ढांचे में आप नहीं कर सकते। संसद को अधिकार नहीं है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन करे। दोस्तों मूल ढांचा क्या है ये कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। समय समय पर भारत की न्यायपालिका मूल ढांचे को परिभाषित करती है। तो ये 40वां क्वेश्चन था आपका। सही जवाब होगा केशवानंद भारती केस 1973। दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी हुई थी, और चिपको आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी 1973 में। अभी और भी प्रश्न है तो चलते हैं आगे। एक और प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ पर है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा आपका तासीगंग, हिमाचल प्रदेश। तासीगंग हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, SSC GD में आ सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ पर है? तासीगंग। और ये हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में है, 15,200 फीट ऊंचाई पर स्थित है, ये आप याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी फातिमा शेख। वेरी इंपॉर्टेंट, फातिमा शेख। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की आर्मी का नाम क्या है? दोस्तों म्यांमार की आर्मी का नाम क्या है? वो है तत्मा दो।
तत्मादो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप स्टार लगा के याद रखिएगा। म्यांमार की आर्मी तत्मादो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अब म्यांमार में आर्मी का ही शासन है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो भारत के पहले मतदाता ये थे श्याम शरण नेगी और इनका 106 वर्ष की आयु में निधन हुआ और ये हिमाचल प्रदेश के थे। श्याम शरण नेगी भारत के पहले मतदाता। जब 1951 में चुनाव हुए भारत में पहले आम चुनाव, तो उसमें सबसे पहला वोट डालने वाला व्यक्ति है श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका एक झरना भी याद रखना, मणिकरण झरना। अगले क्वेश्चन में, भारत में जनगणना का जनक कौन है? दोस्तों भारत में जनगणना का जनक है हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर जनगणना का जनक माना जाता है इन्हें। और जनगणना कराने का काम अनुच्छेद 246 के तहत संघ सरकार का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज ये ब्राह्मणवाद के ऊपर मतलब प्रहार करता है और ये स्थापित किया था ज्योतिबा फुले ने, वर्ष 1873। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले की एक किताब आप याद रखिएगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी किताब है? तो ज्योतिबा फुले की किताब है गुलामगिरी। अगला प्रश्न, प्राणहिता नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों प्राणहिता नदी बहती है तेलंगाना में। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था, 2 जून 2014। लेकिन अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न, जापान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो। होक्काइडो, आपको एक मैप दिखाता हूँ दोस्तों, ये है जापान का मैप। यहाँ पे आप देखें तो जापान का सबसे नॉर्थ में जो आइलैंड है वो है होक्काइडो। होक्काइडो के ये आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ आपका होन्शु, ये होन्शु द्वीप है। होन्शु से थोड़ा साउथ में जाके मिलेगा आपको शिकोकू और नीचे और साउथ में जाके मिलेगा आपको क्यूशू। क्यूशू ये आपका सबसे सदर्न आइलैंड है जापान का। जापान की राजधानी टोक्यो, आप जूम करके देखें तो ये है आपकी टोक्यो। टोक्यो कौन से द्वीप के भाग है? तो टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये है आपकी टोक्यो। उसके बाद में जापान का ये टोयोमा शहर है। उसके बाद में मैं आपको और बता दूं, जापान का ये कोची शहर भी है जापान में, एक कोब शहर भी है, कोबे। क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, वो ये शहर है आपका। तो ये सारे शहर आपके जापान में है, जापान को आप याद रखिएगा। तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो। दोस्तों जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? येन। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। डायट संसद है जापान की। और जापान की खुफिया एजेंसी का नाम है नाइचो। जापान की खुफिया एजेंसी का नाम है नाइचो। जापान का पुराना नाम है निप्पन। निप्पन का मतलब होता है उगते सूर्य की भूमि, वेरी इंपॉर्टेंट। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को। अगला, ब्रिक्स। ब्रिक्स में बी किसकी ओर संकेत करता है? दोस्तों ब्रिक्स में जो बी है वो ब्राज़ील की ओर संकेत करता है। इसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन और एस फॉर साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत चीन युद्ध 1962 या रेजांगला की लड़ाई जो हुई उसमें कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया था भारत में? तो वो थी आपकी कुमाऊं रेजिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेजांगला का युद्ध ये लड़ा गया लद्दाख में 1962 और इसमें कौन सी रेजिमेंट शामिल थी? तो वो थी आपकी कुमाऊं रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन, माजुली द्वीप को जिले का दर्जा किस बार दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं है, 2016। दोस्तों माजुली द्वीप असम में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहा जाता है? तो द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया की मुद्रा याद रखिएगा, वॉन, और इसकी राजधानी है सियोल। सियोल राजधानी है, मुद्रा है वॉन। दक्षिण कोरिया, द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम दक्षिण कोरिया। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश में है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो डेनमार्क में है और ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, वेरी इंपॉर्टेंट। नूक कहाँ की राजधानी है? ग्रीनलैंड की। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी स्पेशल एक मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि इस जो सीरीज़ हमने शुरू की है इस सीरीज़ को शुरू करने में हमें प्रोत्साहन मिले। आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी बैकबोन है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो तब तक के लिए मिलूँगा अगले मॉक टेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।